हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें आर्टिकल्स जो इंक्लूड होते हैं वो आपके आर्टिकल 12 से लेकर 13 तक आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, पहले हम लोग फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। दैट इज़, सबसे पहले तो इसको यूएसए से बोरो किया गया है और इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूएसए में इनको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इस वजह से इंडिया में भी इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जाता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं एफआर को फंडामेंटल राइट्स को लेके, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है बट क्वालिफाइड हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत लिमिटेड है, मतलब जब तक आप तो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट नहीं करते हैं तब तक आपके फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल आप बिल्कुल उस पर लागू कर सकते हैं। बट अगर वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रात के 10 बजे के बाद डीजे चल रहा है, बट डीजे आप बजा रहे हैं बट ये किसी और के फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा है, तो ऐसे में आपके राइट्स को छीन लिया जाएगा आपसे। ठीक, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैंक्रोसैंक्ट। ठीक, मतलब इसका मतलब होता है ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब है किसी भी टाइम पे भी आपसे छीन लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब आपसे इन राइट्स को आपसे छीन लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिशिएबल इन नेचर हैं। जैसे जो प्रियम्बल था वो नॉन जस्टिसिएबल था, मतलब प्रियम्बल को कोर्ट ले जाकर हम लोग न्याय नहीं मांग सकते, बट एफआर के ज़रिए हम लोग को न्याय मिलेगा और इनके विरुद्ध भी न्याय मिल सकता है। ठीक, अब क्या है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो जिसमें से एक, मतलब ओरिजिनली जो थे हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, बट अभी हमारे पास 6 हैं। जो एक मौलिक अधिकार जिसे हटा दिया गया है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया था, बट अब ये आर्टिकल 300A के अंदर आता है और ये अब एक लीगल राइट है। और उस टाइम पे पीएम जो थे मोरारजी देसाई थे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट है, उस टाइम पे पीएम कौन थे जब इसे रिमूव किया गया? तो मोरारजी देसाई जी थे। एंड ये किस अमेंडमेंट के तहत रिमूव किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और अब ये एक लीगल राइट है और इसका आर्टिकल क्या है? 300A। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये एक टर्म स्टेट के बारे में डिफाइन करता है। अब जो स्टेट होता है वो राज्य नहीं, इसका मतलब राज्य नहीं होता है। स्टेट में सब कुछ आ जाता है, मतलब गवर्न बॉडी भी आ जाती है, पार्लियामेंट भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाता है, प्राइवेट बॉडी जो कि राज्य के लिए काम करती है, मतलब जो सरकार के लिए काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एंड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़, मतलब ये सब जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है और जो सरकारी काम में आते हैं, उस सभी के सभी जो है वो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। उन सभी को बोलते हैं स्टेट के नाम से वो जाना जाता है। ठीक, आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनी लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विथ एफआर विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। और इस लॉ के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, टेम्परेरी लॉ, रेगुलेशन जो भी बनता है, ठीक, वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ शब्दों में ये है कि अगर कोई भी लॉ, ऑर्डिनेंस या फिर कोई भी रेगुलेशन ऐसी सरकार बनाती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, बट एक चीज़ आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है वो कोई लॉ नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, तो उस टाइम पे क्या होगा? तब एक क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस आया 1973 में, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है तो। ठीक है, मतलब अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेट करता है तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो भी बना है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक, और इससे
एक है कि एक टर्म है जुडिशल रिव्यू जो यूज़ करते हैं, वो हम लोग ने कहाँ से लिया है, वो हम लोग ने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो फिर से आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन करता है। आर्टिकल 13 जो वो सिर्फ साफ शब्दों में ये कहता है कि कोई भी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं बनेगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है, अब वो तभी नल एंड वॉइड माना जाएगा इफ़ वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक, समानता के लिए अधिकार। इसमें सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान हैं, ठीक, कानून के सामने सब समान है। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, जैसे एमपीज़, एमएलएज, प्रेसिडेंट, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको नोटिस दिया जाता है बट इनको अरेस्ट नहीं किया जाता कि बस चले गए इनके ऑफिस या इनके जहाँ पे भी ये इनका निवास है सरकारी, और जाके इनको अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट आम इंसान जो है उनको उसके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ने यूएसए से लिया था, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जैसे को तैसा, ठीक है। मतलब इसका मतलब, ठीक, तो मतलब सबके लिए एक ही लॉ है, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो सभी को नहीं मिलती है, वो जो इकोनॉमिकल जो पुअर लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब होते हैं, उनको सरकार देती है सब्सिडी। अब ये नहीं कि अंबानी के सब्सिडी मिल रही है, कि उनको क्यों मिलेगी, बिकॉज़ वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, बट जो गरीब इंसान है उसको मिलेगी सब्सिडी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15, इसका है इक्वालिटी टू स्टेटस, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। अब हम लोग क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड आपके साथ मतलब आप दूसरी टेबल पे मान लीजिए कोई किसी ट्राइबल एरिया का कोई बंदा बैठा है, ट्राइबल इंसान है, तो आप तो जो वहाँ का जो स्टाफ है वो उसको भी उसी समान नज़र से देखेगा जिस नज़र से वो आपको देखता है। ये नहीं कि उससे वो भेदभाव करेगा, नहीं नहीं आप नहीं बैठ सकते। तो मतलब सबको ये हक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, जेंडर का हो, रेस का हो, सेक्स का हो, किसी भी जन्म स्थान का हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता पब्लिक प्लेस में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका जो पहला क्लॉज कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर मिलेगी, ठीक। अब इसमें भी आप किसी जेंडर, रेस, कास्ट, इन सब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कि मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि मान लीजिए किसी ट्राइबल के लिए कुछ कम पोस्टें हैं और एक जनरल के लिए बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं होगा, ठीक। नो वन कैन बी डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स दैट वन इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। मान लीजिए जैसे कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आया है, तो उसको मध्य प्रदेश का भी कैंडिडेट भर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा कि नहीं तुम तो मध्य प्रदेश के हो और ये तो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड रिजर्वेशन इज़ ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक। जैसे जो रिजर्वेशन वगैरह कैटेगरीज़ का होता है वो कोई वो मतलब इट्स नॉट अ राइट ऑफ वायलेशन, ये कोई वायलेशन नहीं है इक्वालिटी का, ठीक। तो ये बताया गया है कि रिजर्वेशन भी मिलना ये कोई वायलेशन नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि इसी पॉइंट पे केसेस थे कुछ, जैसे बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, देवदासन एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी केस को हम लोग मंडल कमीशन भी बोलते हैं, 1979 में केस हुआ था। इसमें 9 बेंच की जजेस बनी थी 6:3 रेशियो में, ठीक। अब इसमें ये बोला गया कि सोशल बेसिस में रिजर्वेशन मान लिया जाएगा बट इकोनॉमिक बेसिस में नहीं माना जाएगा, ठीक। रिजर्वेशन होगा वो सोशल बेसिस में के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ये भी उन्होंने ये इस केस के अंदर ये चीज़ें आई, कंक्लूजन आया कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं रखा जाएगा, ठीक है। मंडल कमीशन 1979 में इंदिरा साहनी केस को ही बोलते हैं। इसने बोला कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस टाइम पे जो सरकार थी वो वीपी सिंह की थी। इन्होंने ये भी बोला कि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है, मतलब जो जनरल होते हैं बट इकोनॉमिकली वीकर लोग होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 16 क्या कहता है, ये सिंपल है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक।
और इसी के अंदर केसेस आए थे, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, देवदासन एंड यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। और इंदिरा साहनी केस में 6-3 जजेस की बेंच बनी थी, ठीक है, जिसमें ये निष्कर्ष निकला था कि सोशल बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा बट इकोनॉमिकल बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक। और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मंडल कमीशन वही सेम केस, उस इंदिरा साहनी केस में भी ये बोला था 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा। और फिर उसके बाद ये और भी वो नेक्स्ट कुछ एडिशन हुआ था, वो ये था कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जनरल का जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो कैंडिडेट है, उसको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 17, दैट इज़ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत का एबॉलिशन। ये जो है वो आर्टिकल 17 के अंदर आया है। अनटचेबिलिटी जो है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे राजा महाराजा जैसे टाइटल्स जो हैं उसका एबॉलिशन। सबसे पहले तो जैसे कोई भी स्टेट के पास कोई हक नहीं है कि वो किसी भी इंसान को राजा महाराजा दीवान जैसे टाइटल्स दे सके, कोई भी राइट नहीं है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने पर ये कहा था कि जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, ये जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए, इनका जब इनको हम लोग ये नहीं मानेंगे, इनको टाइटल दिया जा सकता है, ठीक है, कि पद्मश्री कोई भी किसी भी कैंडिडेट को पद्मश्री मिलता है, तो ऐसा वो इस राइट का हनन नहीं है वो, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ करा था, ओके। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 19, जिसे राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें तो है, इसमें टोटल स्टार्टिंग में क्या था, 7 पार्ट्स थे, बट इसमें एक एफ था जो उसको रिमूव कर दिया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक है, सामरो करके याद कर सकते हैं। सामरो, एस फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं मतलब बोलने का अधिकार, आपको अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार। हर राइट में एक्सेप्शंस हैं, इसमें ये एक्सेप्शंस हैं कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दें किसी को, हम किसी के बारे में गालियाँ दे दें किसी को, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आएगा कि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, ठीक। नेक्स्ट ए से असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब राइट टू असेंबल, आप कहीं भी रह सकते हो, ठहर सकते हो, बस एक्सेप्शन ये है कि वो किसी भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय ना करे, ओके। नेक्स्ट है अगेन एसोसिएशन, मतलब झुंड या यूनियन बनाने के लिए आपको अधिकार दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि आपने खालिस्तान टाइप का यूनियन बना लिया, दिस इज़ रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट है एम का मतलब मूव, कहीं भी हम लोग मतलब कहीं भी जा सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं उनको अधिकार नहीं है कि वो कहीं भी जाएं और अपना बिजनेस करें। नेक्स्ट आर का मतलब है रिजाइड एनीवेयर, हम कहीं भी ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, बट नॉट इन, अब ये नहीं कि हम अंडमान निकोबार आइलैंड में जहाँ पे जातियाँ जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, वहाँ के बीच में हम बस्तियाँ घर बसाना चाहते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ से ये कोई राइट नहीं है फिर आपका कि आप किसी भी ट्राइबल एरिया में जाकर रहने की सोचें, ठीक। नेक्स्ट ओ से ऑक्यूपेशन, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो या ड्रग का धंधा कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है, इसके अंदर टोटल 6 आर्टिकल्स आते हैं सामरो के नाम से। एस से स्पीच, ए से है असेंबल करने का, फिर ए से एसोसिएशन, एम से कहीं भी मूव कर सकते हैं, आर से कहीं भी रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, ओ से ऑक्यूपेशन, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी मान लीजिए आपको किसी भी अपराध के लिए अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो फिर भी आपके पास कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वो कुछ राइट्स दिए हैं। जैसे पहला क्लॉज कहता है इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, इसका मतलब, इसका सिंपल सा साधारण सा मतलब ये है कि जिस टाइम पे आपने गुनाह किया है उस टाइम की सज़ा मिलेगी आपको। ये नहीं कि मान लीजिए कोई गुनाह आपने 2 साल पहले करा है, उस टाइम पे सज़ा 4 साल की होती थी उस गुनाह के लिए, बट अब क्या है, उसकी सज़ा 5 साल हो गई है, तो आपको 5 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, आपको वही 4 साल की सज़ा मिलेगी, क्योंकि आपने 2 साल पहले किया था। तो जिस टाइम पे आपने वो कोई क्राइम किया है उसी टाइम की आपको सज़ा भी मिलेगी।
नेक्स्ट क्लॉज है नो डबल जियोपार्डी, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक क्राइम आपने किया उसके लिए आपको 2 बार सज़ा मिल जाएगी, क्या पिछले साल भी मिली और इस साल भी उसी क्राइम के लिए मिली है। ओके, नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको आपके खिलाफ गवाह नहीं बनाया जाएगा। जैसे पुलिस में अगर आप पुलिस अगर आपको काफ़ी आपने कोई क्राइम किया, ऐसा नहीं जब पेशी होए तो पुलिस आपको मार वार के आपसे कहे कि नहीं नहीं आप तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा, तो ये आप इससे इसके अगेंस्ट जा सकते हो, बिकॉज आपको आपके खिलाफ गवाह कभी नहीं बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसे हम लोग राइट टू लाइफ बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या है, मतलब इसको राइट टू लाइफ बोलते हैं। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ बट बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, किसी की भी ज़िंदगी किसी से नहीं छीनी जा सकती है, बस ये है कि कुछ लॉ के अंडर में। ओके, इस पे क्या हुआ था, एक केस हुआ था ओल्गा तेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस। इसमें राइट टू लिवलीहुड को भी बता दिया गया था कि ये भी जो है राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। ठीक, इस केस में ये बोला गया था कि जो राइट टू लिवलीहुड है, रहने का जो अधिकार है, वो भी राइट टू लाइफ का जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट एक केस आया था गोपालन केस। इसमें ये बोला गया था प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया कैन डिप्राइव एनी पर्सनस राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान की लाइफ को डिप्राइव नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट क्या है कि अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं, एक प्रोसीजर से लॉ बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी लॉ बना तो जनरली क्या होता है यूनियन में, जैसे क्या होता है पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर जाके प्रेसिडेंट के पास जाके अप्रूवल होकर एक लॉ बन जाता है। और तो अगर ऐसे प्रोसीजर से आप लॉ बनाते हैं उस टाइम पे आप किसी भी इंसान की लाइफ का आप बिल्कुल डिप्राइव कर सकते हैं, बट अनलेस उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। फिर इसी के बाद एक नया केस आया था मेनका गांधी जी का। मेनका गांधी केस था कि इनको फॉरेन ट्रिप में जाना था, बट किसी कारणवश इनको कह दिया जाता नहीं आप नहीं जा सकती हैं। तो इसने गोपालन केस को किया कि गोपालन केस प्लस जो भी गोपालन केस में कहा गया, प्लस उसने ये भी एक वर्ड ऐड किया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ऐसा कोई टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि अगर जो लॉ बना है, भले आपने प्रोसीजर से इस्टेब्लिश करके लॉ बनाया है, बट अगर वो अनफेयर डिक्लेयर किया गया, मतलब अगर मान लीजिए वो ऐसा हुआ कि वो अनफेयर है, मतलब आप किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं, तब क्या होगा कि वो जो पूरा जो लॉ बनाया है आपने वो नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये था राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट आता है इसमें एक चीज़ और है कि आर्टिकल 21A आया था जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन था कि मतलब सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी। एंड ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये आया था, ये आर्टिकल में ये इंक्लूड हुआ था। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 22। इसमें बोला गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखिए, डिटेंशन या अरेस्ट 2 तरीके के होते हैं ना, एक आर्बिट्री अरेस्ट होता है जिसे हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि आर्बिट्री अरेस्ट में क्या होता है कि इसमें आपको मतलब आपको बिल्कुल इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ आपका अरेस्ट होने वाला है, और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक लीगल वकील भी, कानूनी वकील भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप ये वकील है और ये आपके लिए केस लड़ेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि 2 महीने से ज़्यादा डिटेंशन आपका नहीं हो सकता, मतलब 2 महीने से ज़्यादा आपको कोई भी डिटेन करके नहीं रख सकता। तो ये इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपका अरेस्ट और डिटेंशन होता है तो उस पर भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 23 से 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहता है, 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, और 24 चाइल्ड। आप ऐसे याद कर सकते हो कि ह्यूमन बड़ा है तो वो पहले आएगा और चाइल्ड छोटा है तो वो बाद में आएगा। तो 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, और जो 24 है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये चाइल्ड लेबर में क्या क्या होता है कि 14 साल से नीचे जो इंसान है उसको हम लोग किसी भी हैज़ार्डस प्लेस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, बट नॉन हैज़ार्डस प्लेस में ज़रूर वो एम्प्लॉय हो सकता है, बट नॉट इन स्कूल आवर्स। यानी कि स्कूल के टाइम पे जब जैसे अगर 8 से 12 स्कूल है तो उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकता अगर 14 साल के नीचे का है।
ठीक है। बट इसमें भी जैसे अब आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर इज़ प्रोहिबिटेड, बट इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि जो स्टेट है मतलब वो फोर्स कर सकता है अपने राज्य के लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पे ऐसे वॉर हो गया तो उस टाइम पे कहा गया कि हर घर से एक एक इंसान आएगा फोर्सफुली, तो उस टाइम पे उस चीज़ को नहीं, इस ये मान्य नहीं होगा आर्टिकल 23। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है। अब 25 जो है वो कॉन्साइंस की बात करता है, 26 जो है वो रिलीजियस अफेयर्स की बात करेगा, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 जो है जो टैक्स वगैरह लेते हैं रिलीजन के स्टेक पे, उसकी बात करता है। 28 जो है वो जो इंस्ट्रक्शन है, धार्मिक इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में वो, बट किसी भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में हम लोग ऐसा कोई भी धार्मिक या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। तो 25 फ्रीडम रिलीजियस कंसाइज की बात करेगा। 26 जो है रिलीजियस अफेयर्स हो गया। 27 टैक्स की बात करेगा और 28 जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात करेगा। ठीक, बार बार बोलने से ही आपको चीज़ें याद होंगी, ये याद रखिएगा। आर्टिकल्स में हो मैट्रिक बनती है, बट सारे आर्टिकल्स को अगर आप याद करना चाहते हैं, जो कि अब इम्पॉर्टेंट भी है याद करना, तो उसके लिए आपको बार बार उस चीज़ को पढ़ना होगा, रिवाइज़ करना होगा, तब जाके वो याद रहेंगे। अब जैसे 25, 26, 27, 28 वो एग्ज़ाम में कोई भी आर्टिकल पूछ सकता है, या 27 ही पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए वो टैक्स से रिलेटेड है। जैसे 25 कॉन्साइंस से रिलेटेड है, 26 जो है वो रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है, 27 जो है वो टैक्स से रिलेटेड है, 28 जो है वो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 से 30, इसको हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी बोलते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ एवरी सिटीज़न। ठीक है, हर सिटीज़न का जो भी लैंग्वेज है, जो भी कल्चर है वगैरह, आपको बिल्कुल हक है, आप अधिकार है कि आप उसको प्रिजर्व करें। फॉर एग्जांपल कोई भी मराठी पेरेंट है, वो अपने बच्चे को मराठी ही पढ़ाना चाहता है मराठी स्कूल में, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो मराठी पढ़ाए। उसको नहीं कहा जाएगा कि आप नहीं हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, ऐसा बोला नहीं जाएगा उसको। नेक्स्ट आर्टिकल 30 ये कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। ओके। अब माइनॉरिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स और पारसीज आते हैं, और लिंग्विस्टिक में लिंग्यात्स मतलब कर्नाटक के लोग, मराठी, नेपाली एंड सिंधी आते हैं। ओके। सो ये था 29 से 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 32, जिसे हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था BR अम्बेडकर जी ने। तो ये बेसिकली क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। अगर मान लीजिए आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के लिए पूरा हक है, आप जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि मेरे साथ ये जाती हुई है और इसका मुझे न्याय चाहिए। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो राइट दिया गया वो आर्टिकल 32 में आता है, और हाई कोर्ट में अगर जाना हो तो आर्टिकल 226 में आता है। 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। अब इस पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि रिट वर्सेस ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी रिट है, ठीक है, मान लीजिए कोई गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि सो एंड सो मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, आप देखिए। ऐसी सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा कि नहीं मतलब सही नहीं है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, मतलब रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है वो, कि अगर उसके लगा भी कि नहीं रिफ्यूज़ करना ही गलत है तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। बट हाई कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वो उसको खारिज कर सकता है, उसके जो भी उसने रिट पास करी है। ठीक। जो हाई कोर्ट का रिट है, वो जुरिस्डिक्शन है, वो बहुत ही ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं रिट्स, देख लेते हैं कि रिट्स क्या कितनी तरह की। टोटल 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यो वारंटो। अब जो हेबियस कॉर्पस है इसका मतलब है टू हैव द बॉडी, मतलब ये है जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको जाओ लेके जाओ। ठीक है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको पहले लेके आओ, जिसको भी आपने अरेस्ट किया उसको पहले लेके आओ। नेक्स्ट है मैंडमस, मतलब होता है वी कमांड। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हो रहा है
तब ये रिट पास की जाती है, इसको बोलते हैं मैंडेमस। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसका है कि किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं, इस रिट में पास होने के बाद आप किसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट से ज़रूर बोल सकता है कि तुम अपने दायरे में रहो इस रिट के अंदर। नेक्स्ट सर्टियोररी, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड। अगर मान लीजिए कोई भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ठीक, ऐसा ऑर्डर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट है, वो अपने दायरे में नहीं रहती है, तो हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर को पूरा पूरा खारिज कर देगा या क्वैश कर देगा। ठीक, तो ये सर्टियोररी के अंदर। क्यो वारंटो का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ठीक, मतलब कोई भी इंसान मान लीजिए पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है जबकि वो उस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड ही ना हो। ठीक, मतलब आप किस मतलब से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। ये जितनी भी रेट्स हैं, बस इसका जो पहली लाइन है बस उसको ही याद रखिएगा, इतना डिस्क्रिप्शन में एसएससी में नहीं आता है। तो जैसे हेबेस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, मैंडेमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्टियोररी टू बी सर्टिफाइड, सर्टियोररी से ही सर्टिफाइड शब्द आ रहा है। क्यो वारंटो, वारंटो कुछ ऐसा लग रहा है, वारंटो व्हाट अथॉरिटी ऑफ। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 है, पार्लियामेंट को वो पावर देता है कि जो आर्म्ड पर्सनल्स की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है, जैसे जो भी आर्म फोर्सेस में होते हैं उनको नहीं इजाज़त होती है कि वो व्हाट्सएप पे स्टेटस मतलब अपनी ट्रेनिंग का स्टेटस लगाएं या डीपी लगाएं, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उनके राइट्स को। आर्टिकल 34 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर मार्शियल लॉ पर्टिकुलर स्टेट में है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जैसे मणिपुर में हाल ही में हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल 35, पावर टू मेक लॉज टू गिव अफेक्ट टू एफआर। ये सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो लॉज बना सकता है ताकि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत इफेक्टिव हो सकें। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल नंबर 12 से 35, जो कि बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने रिवाइज़ कराया है। अब जैसे कुछ राइट्स होते हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, इसको भी रट लीजिए, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, बार बार पढ़िए, 15, 16, 19, 29, 30। अब जैसे 15 क्या कहता है, 15 मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट है। 16 बोलता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 19 राइट टू फ्रीडम होता है, इसमें 6 होते हैं टोटल, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल करना, कहीं यूनियन एसोसिएशन बना लेना, कहीं भी मूव कर लेना, आर से रिसाइट कर लेना, और ओ से कोई भी ऑक्यूपेशन करना। बस ये है कि वो जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ड्रग जैसे धंधे ना हो। और 29, 30 तो पता ही है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। तो ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए, मतलब फॉरेनर्स इन राइट्स को उनको नहीं मिले ये राइट्स। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, लॉ क्रिएट्स डाउट ऑफ सामरो क्लियरली। ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा। अब लॉ में एल से है 14, मतलब सबसे पहला 14 क्या है, लॉ, राइट, इक्वालिटी ऑफ लॉ। 14 क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ। अब 15 डी से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। ओ से क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। यू से क्या है, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन। फिर 18 टी से क्या है, टाइटल। फिर 19 तो पूरा सामरो अभी रिवाइज कर चुके हैं। एस से क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से क्या है, असेंबल। फिर नेक्स्ट ए से क्या है, एसोसिएशन बनाना। एम से है कहीं भी मूव कर सकते हैं, रिजाइड। आर से रिजाइड कर कहीं भी रह सकते हैं। ओ से क्या है, और कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, एक्सेप्शन सब में है। ठीक है, फिर सी से क्या हुआ, कन्विक्शन, मतलब अगर मान लीजिए आपको अरेस्ट किया जाता है किसी भी चीज़ की वजह से तो आपके पास तब भी कोई ना कोई राइट्स हैं। एल से 21 क्या है, राइट टू लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। और 21 ई से एजुकेशन, जो एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन दी गई है। ओके, देन ए से आर्म्ड, आर्बिट्री आर्बिट्री मतलब अरेस्ट के दौरान और डिटेंशन के दौरान आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक, देन एल मतलब 23 और 24 क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब एल पहले क्या आता है, ह्यूमन आता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर के अगेंस्ट जो भी राइट्स बने। और 24 मतलब चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो भी राइट बने। तो ये ट्रिक थी, लॉ क्रिएट्स डाउट ऑफ सामरो क्लियरली। ठीक है, बाकी के जो राइट्स हैं, बाकी 25 जो है वो रिलीजन के बारे में बात कर, 25 से लेकर जो 28 है वो रिलीजन के बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, अब इसमें भी फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग कि
जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो 25 से 28 करता है, जैसे 25 में क्या आता है, कॉन्साइंस आता है, फिर 26 में क्या आएगा, रिलीजियस अफेयर्स आएंगे, फिर 27 में क्या आएगा, टैक्स आएगा, मतलब धर्म के नाम पे टैक्स, और 28 में क्या आएगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में नहीं, जो प्राइवेट है, जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में बने हैं, उसके वहाँ पे हम लोग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।